आई थिंक ये एक वीडियो काफ़ी होगा आपको लाइफ की पूरी फिलॉसफी को समझाने के लिए। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, किसी बुक से नहीं, किसी बड़े थिंकर या फिर किसी बड़े फिलोसोफर के थॉट से नहीं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल स्टोरीज से। जो सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी, मैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वो सारी चीज़ें समझने के बाद ना मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप लाइफ का जो कोर फिलॉसफी है वो आप समझ जाओगे, आप लाइफ के एक्चुअल नेचर को समझ जाओगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इससे नेगोशिएट करना। मैं इस वीडियो में लाइफ के जो सबसे बड़े लेसन्स हैं, जो लोगों को अक्सर बहुत ज़्यादा देर से समझ में आते हैं, उसे मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी पर्सनल स्टोरीज के साथ। मैं अपना 3 पर्सनल स्टोरीज शेयर करूंगा इस वीडियो में, जिसने मुझे लाइफ के बारे में वो सिखाया जो अक्सर लोगों को एक अच्छा खासा उम्र गुजारने के बाद समझ में आता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टोरी से। मेरे फादर जो थे वो पूरी हमारी फैमिली के फाइनेंशियल बैकबोन थे। वो लगभग 12 साल के थे तब से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत मेहनत उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किया। और वो जब थोड़ा सा मैच्योर हुए तो उन्होंने पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उन्होंने अपने छोटे भाई और बहन की शादी भी की। लगभग मैं 60 साल का हूँगा जब उन्हें घर लाया गया और वो अचानक से कुछ बड़बड़ा रहे थे और वो हेलुसिनेट कर रहे थे, उन्हें भ्रम हो रहा था और वो बोल रहे थे कि कुछ लोग आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, ऐसे ऐसे बातें वो कर रहे थे। और कुछ मोमेंट बाद हमें समझ में आया कि वो जो है अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खो चुके हैं। खैर मैं तो बच्चा था तो मुझे उस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद, बस इतना याद है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी और फैमिली के सारे लोग रो रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो फैमिली की पूरे बैकबोन है, अचानक से जब तुम्हें पता चलता है कि वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है तो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। तो पूरी फैमिली के लिए शॉकिंग था। मेरे फादर को साइकेट्रिस्ट और न्यूरो साइकेट्रिस्ट से दिखाया गया और 2 चीजें डायग्नोस हुई। पहला सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जहां पे इंसान को हेलुसिनेशन होने लगता है, उसे भ्रम होने लगता है, यानी जो ये रियलिटी वाली दुनिया है उसे ये दुनिया कुछ और ही दिखने लगती है। उसे भ्रम होने लगता है कि कुछ लोग उसके साथ हैं या फिर कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, दिस काइंड ऑफ स्टफ। और दूसरा इंसोम्निया, कि उन्हें अब नींद नहीं आती थी रातों को, वो कितना भी कोशिश कर ले वो सो नहीं सकते थे। अब इसके लिए उनका इलाज भी चला जिससे उनके ब्रेन पे थोड़ा सा कंट्रोल आया, पर उनकी लाइफ में वो पूरी तरह से रिकवर कभी भी नहीं हुए और अभी भी वो रिकवर नहीं हुए हैं। तो हमारे घर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे हमारे चाचा ने संभाला। उन्होंने ही मेरी सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया, हमारी फैमिली के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया। मुझे याद है जब मैं 4th क्लास में पढ़ा करता था तब मेरा जो फीस है स्कूल का वो जमा नहीं हुआ करता था, तो अक्सर जो है वो टीचर या प्रिंसिपल आकर मुझे बोल जाते थे बार बार कि अपना फीस कब जमा कर रहे हो, कब दे रहे हो फीस। तो मैं हमेशा कहता था ना कि सर मैंने बोला है चाचा को, चाचा फीस दे देंगे। तो एक लड़का मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा नहीं है क्या कि तुम बार बार चाचा को कहते हो। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट की, क्योंकि मेरे फादर मेरी लाइफ में थे, फिर भी मैंने हमेशा अपनी लाइफ में एक फादर की कमी महसूस की। क्योंकि हर एक बच्चे का ख्वाहिश होता है ना कि वो चीजें जाकर अपने फादर से कहे कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ये दिला दो। वो हमेशा जिद करता है। पर मुझे याद है कि मैं लगभग 7 साल का था तभी मैंने ये समझ लिया था कि मुझे जिद करने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि घर की उतनी कंडीशन है नहीं, तो मैं किसी चीज के लिए जिद नहीं करता था। इवन जो चीजें मुझे चाहिए होती थी उसे ही बहुत मुश्किल से मैं कह पाता था। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था मैं, चाचा के सामने ज्यादा बोलता नहीं था। अब देखो धीरे धीरे ये सारी चीजें मेरे लिए नॉर्मल हो गई और मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया। आज से 3 या 4 साल पहले की बात है कि मेरे फादर जो थे वो घर से निकले और हमारे शॉप पे गए। हमारा एक शॉप हुआ करता था, एक दुकान जहाँ पे हम फर्नीचर्स का काम करते थे, तो वहां पे हमारे फादर गए और वहां पे पहुंचे ही नहीं। और सडनली हमें पता चला कि वो कहीं चले गए हैं, शायद उनका मानसिक संतुलन उस टाइम बिगड़ गया होगा, तो वो कहीं चले गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन हो गए पर वो नहीं मिले। मेरी माँ का रो रो के हाल खराब था, पूरा फैमिली रो रहा था और मैं भी बहुत ज्यादा रो रहा था। एक ऐसा इंसान जो अपनी मानसिक संतुलन खो चुका है और घर से बाहर चला जाए ना तो मौत से भी ज्यादा बदतर होता है। तुम्हें एक्चुअली नहीं पता होता कि वो इंसान करेगा क्या, लोग उसे पत्थर मार रहे होंगे या फिर वो खाने के लिए तड़प रहा होगा, तुम्हें कुछ नहीं पता होता। 3 दिन बीत चुके थे और मेरे फादर का कुछ अता पता नहीं था। मैं, मेरा दोस्त और गांव के 20-25 लोग बाइक से पूरे शहर को ढूंढ रहे थे। लापता का जो पोस्टर होता है ना, मुझे याद है कि मैंने अपने फादर का लापता का पोस्टर मैंने खुद बनाया था और उसे जगह जगह जाकर चिपकाया था। लगभग 3-4 दिन हो चुके थे, मेरे फादर नहीं मिले। तो हमारे घर के एक फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि देखो मेरे गाँव ना एक ज्योतिषी रहते हैं जो कि प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, तुम जाओ, उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है इन सारी चीजों का, वो बता देंगे कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो मैं और मेरा एक दोस्त गए उनके यहाँ, पापा का नाम बताया, उनकी राशि का नाम बताया, अपना एड्रेस बताया, सारी चीजें बताया और उन्होंने कहा ना कि देखो तुम्हारे फादर का मिलने का संयोग जो है वो 40 दिनों तक नहीं है, ढूंढ के मर जाओगे पर वो नहीं मिलेंगे। अब ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि 2-3 दिनों में मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी रो रो के, तो इतना दिन तो भाई बहुत ज्यादा होता है। देन जैसे ही मैं उस ज्योतिषी के घर से बाहर कदम रखा, 4 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल आया कि पापा तुम्हारे मिल चुके हैं, घबराने की कोई बात नहीं है,
घर आ जा। वो मोमेंट मेरे लिए एकदम शॉकिंग था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस मोमेंट पे रिएक्ट करूं, क्योंकि कुछ सेकंड्स पहले मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि दोबारा मैं अपने पापा का चेहरा देख पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता था। और नेक्स्ट सेकंड मुझे कॉल आता है कि तुम्हारे पापा मिल चुके हैं। उस दिन मुझे लाइफ का सबसे बड़ा नेचर समझ में आया कि लाइफ का जो नेचर है वो है अनसर्टेन होना, रैंडम होना, अनएक्सपेक्टेड होना। तुम नेक्स्ट मोमेंट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो अगर तुम अभी बहुत ज्यादा दुखी हो और बहुत ज्यादा परेशान हो लाइफ में, तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट सेकंड ऐसा क्या हो जाए कि तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाए। और अगर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा लाइफ से हैप्पी हो और तुम हवा में उड़ रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता कि आगे कौन सी ऐसी मुसीबत है जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मुझे लाइफ की सबसे बड़ी फिलॉसफी समझ में आ गई ना कि लाइफ का पूरा नेचर है अनसर्टेन होना। यानी चीज़ें निश्चित नहीं होंगे, चीज़ें सिक्योर नहीं होंगी, चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी। लाइफ का अपना रूल है और अगर तुम इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे, तुम्हें सफरिंग के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। लिटरली तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज से 2 साल पहले की बात है कि मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खराब हो चुका था। हमारा जो छोटा सा फर्नीचर का शॉप था वो भी बंद हो चुका था। मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मेरे फादर का दवा आज तक चलता है, बहुत सारा पैसे की नीड थी और हमारे पास कुछ नहीं था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी। मुझे याद है कि मैं, मेरी माँ, मेरी बहन डेली रोकर सोते थे। हमें पता नहीं होता था कि नेक्स्ट टाइम हम कैसे चीज़ों को सर्वाइव करेंगे, कैसे दवा आएगा पापा का, मेरी बहन का कैसे दवा आएगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो अंदर ही अंदर मुझे खाते थे। देन सडनली मेरे पास एक कॉल आया कि हेलो कौन है। मैंने बोला साहिल। उस टाइम में वीडियोस कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। तो उसने कहा कि साहिल बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि यार देखो, तुम्हारी वीडियोस मैंने देखी और तुम ठीक ठाक एडिट करते हो, क्या वीडियो एडिट कर लोगे। मैंने शुरुआत में ना बोल दिया क्योंकि मुझे लगा कि कोई ऐसे ही एडिट करवा रहा है। देन उसने कहा कि मैं प्राइस भी दूंगा इसका। तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगा। फिर उसने प्राइस डिस्कस किया और 5,000 पर मंथ के हिसाब से डेली 2 शॉर्ट वीडियो एडिट करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया और मैंने ले लिया। 1 साल के अंदर मैं इतना अर्न करने लगा था जितना मेरे दोस्त बाहर में जाकर नहीं कर पा रहे थे। घर से दूर थे, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, फिर भी उतना नहीं कमा पा रहे थे जितना मैं घर से कमा रहा था। मैंने अपने पैसों से अपनी लाइफ का पहला मैकबुक लिया जो कि मुझे लगभग 1 लाख के आसपास पड़ा था। मैं बहुत ज्यादा खुश था अपनी लाइफ से। मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि मैं अपने गाँव का इकलौता लड़का हूँ जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और पैसे कमा रहा था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। बट एक दिन सडनली ये हुआ कि जिन क्लाइंट्स में मैं पूरी तरह से भरोसा करता था, उन क्लाइंट्स ने ही मुझे धोखा दे दिया। वो मेरी 1 महीने की सैलरी लूट कर भाग गए और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं कितना भी मैसेज कर रहा था उसका रिप्लाई नहीं दे रहे थे और सडनली 40,000 की सैलरी से मैं 0 पे आ गया। तो कैसे कैसे करके मैंने 1-2 क्लाइंट क्लोज किया ताकि मेरा सर्वाइवल हो सके। देन मुझे लाइफ की जो फिलॉसफी हो फिर रिवाइज हुई कि लाइफ का नेचर है अनप्रिडिक्टेबल होना। तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। देखो लाइफ में हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं, हम सर्टेनिटी ढूंढते हैं कि सारी चीजें सर्टेन हो, निश्चित हो, सिक्योर हो। पर लाइफ का ये नेचर ही है कि कुछ भी सिक्योर नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट तुम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर तुम आसमान की ऊंचाई पे हो, तुम अचानक से नीचे आ सकते हो और अगर तुम नीचे हो तो अचानक से आसमान के ऊपर जा सकते हो, ऊंचाई पे पहुंच सकते हो। तो लाइफ में चीजों से घबराना नहीं है, मुझे समझ में आ गया। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तो नेक्स्ट मोमेंट अच्छी हो सकती है और अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो नेक्स्ट मोमेंट खराब हो सकती है। तो कभी भी लाइफ में ज्यादा उड़ना नहीं है, मिडिल ग्राउंड में रहना है। अपने आप को रियलाइज करवाते रहना है कि देखो तुम्हारी औकात कुछ नहीं है नेचर के सामने, लाइफ के सामने। एक और स्टोरी है ना कि मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा करता था और वहां पे एक लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। हम दोस्त बने और जल्द ही हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो गया और एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में ही हम आ गए। अब जब मुझे उसकी आदत पड़ गई, जब मैं उससे प्यार करने लगा पूरे दिल से, देन सडनली एक दिन उसने मुझे बिना कोई रीजन दिए मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली गई। उसका कोई रिप्लाई नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, बिना किसी रीजन के उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत ज्यादा मिजरेबल, बहुत ज्यादा रोया। मैंने भगवान को कोसा, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को गालियां दी। भगवान या नेचर जो भी तुम हो, अगर तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे तो इंटेंशंस बहुत ज्यादा प्योर थे, मेरे तो इरादे बहुत ज्यादा नेक थे, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने लाइफ को बहुत ज्यादा ब्लेम किया, किस्मत को बहुत ज्यादा ब्लेम किया। पर 2 या 3 सालों बाद मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की मिली जिसका औहदा मेरी माँ के बराबर में मानता, जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, नेक दिल की है, साफ दिल की है, जो मुझे अच्छी तरह से समझती है और जमाने के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है। उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मुझे याद है जब मैं वीडियोस बनाने स्टार्ट किया था और मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे तो मेरा रिचार्ज भी वही कराती थी, तो उसने मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कपड़ों से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में उसने मुझे डीपली सपोर्ट किया, जिसे मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता। देन लाइफ का मुझे एक और लेसन समझ में आया कि जिस चीज़ को खोने पे हम सबसे ज़्यादा रो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं नेचर का प्लान होता है उस चीज़ से बेहतर हमें कुछ देने की। या तो वो कोई लर्निंग हो सकता है,
या फिर इंसान के बदले कोई नया इंसान हो सकता है। नेचर जब भी कुछ हमसे छीनता है तो वो हमें उससे भी बड़ा, उससे भी नेक, उससे भी साफ और उससे भी पाक चीज हमें वापस भी लौटाता है। बहुत ही कम उम्र में मैंने लाइफ की फिलॉसफी को समझ लिया कि जो जीवन है वो अनसर्टेन है, रैंडम है, तुम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। तो एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हारी लाइफ भी सिक्योर नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट तुम रहोगे या नहीं, उसमें छल के साथ जीना, कपट के साथ जीना, एक दूसरे को गाली देना, हेट करना या फिर बेवजह किसी रेस का पार्ट बनना किसी तरह की समझदारी नहीं है। लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसे मीनिंगफुल वे में जीना है। दूसरा चीज मुझे यह समझ में आया कि ज्यादा अपने कंडीशंस को लेकर उड़ना नहीं है या फिर ज्यादा निराश नहीं होना है अपनी सिचुएशन पे। तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट ऐसा क्या हो कि तुम आसमान में चले जाओ, नेक्स्ट मोमेंट ऐसा क्या हो कि तुम जमीन के अंदर आ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि लाइफ कब अपना पासा पलट देगी और तुम्हारा पूरा का पूरा सिचुएशन ही बदल जाएगा। तो लाइफ में हम्बल बने रहो, ज्यादा उड़ना नहीं है, ज्यादा निराश नहीं होना है लाइफ से। एक सेंटेंस अपने दिमाग में बैठाना है कि कोई भी चीजें अंत तक नहीं चलने वाली, नथिंग लास्ट। जिन लोगों से तुम प्यार करते हो, जिन सिचुएशंस पे तुम अकड़ रहे हो, जिन चीजों पे तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है, कोई भी चीजें लास्ट तक तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। सबका एक एक्सपायरी डेट है और वो तुम्हारी लाइफ से एक दिन जाने ही वाली है। इवन तुम भी इस ब्रह्मांड से एक दिन जाने वाले हो। अब ये सारी चीजें समझने के बाद आप किसी रेस का पार्ट हो कैसे सकते हो? आप किसी से जल कैसे सकते हो? आप किसी से नफरत कैसे कर सकते हो? आप एक बुरा इंसान बन कैसे सकते हो जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो ये लाइफ का। एक और चीज मुझे लाइफ से समझ में आ गई कि मेरी लाइफ में जो भी चीजें मैं खोता हूं उसमें मुझे ज्यादा घबराने या रोने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि नेचर कुछ प्लान कर रहा हो, उसके कुछ और इरादे हो मेरे लिए, क्योंकि लाइफ में जिन जिन चीजों को मैंने जब भी खोया है ना, उससे बेहतर चीजें ही मुझे मिली हैं। तो ये समझ लो कि लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, उसका एक मीनिंग होता है, और अगर उसका मीनिंग ना भी हो ना, तो तुम उसे मीनिंग देना स्टार्ट करो। हर लॉस तुम्हें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, हर इंसिडेंट तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा होता है, पर तुम उसे समझते नहीं। बहुत कम उम्र में मुझे ये बात समझ आ गई ना कि अगर धारा के साथ बहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक नदी जो होता है ना, अगर तुम उसके बहाव के साथ तैरोगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना। अगर तुम प्रवाह के विपरीत तैरने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी एनर्जी ही लॉस होगी, तुम परेशान होगे और आखिरकार तुम उस नदी में समा जाओगे, डूब जाओगे। तो लाइफ के साथ चलना सीखो, इसके साथ कोऑपरेट करना सीखो, चीजों से घबराओ नहीं, उनसे डील करना सीखो, लोगों से प्यार करना सीखो, क्योंकि एट द एंड यही सारी चीजें हैं जो कि मीनिंगफुल बनेंगी तुम्हारे लिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसे मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मैं आपसे बताना चाहता था। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा बोरिंग हो, पर कुछ चीजें थी जो मेरे दिल में थी जिसे मैं बताना चाहता था आपको। मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तो मैं इस टॉपिक पे ना शूट करके किसी और टॉपिक पे वीडियो शूट करने वाला था। ये सारी चीजें अनप्लान थी और जो भी चीजें मैंने बताया हो सकता है किसी स्ट्रक्चर वे में ना हो, क्योंकि इसके लिए कोई स्क्रिप्ट, कोई स्ट्रक्चर मैंने रेडी नहीं किया था। सिंपली मैंने कैमरा ऑन किया और बोलता गया। जो चीज़ें नेचुरली मेरे अंदर से आ रही थी मैंने उससे बोला। तो जो भी चीज़ें मैंने आपसे कहा वो कोई प्री प्लान्ड या फिर व्यूअरशिप के लिए नहीं था। मुझे पता है कि इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा कम व्यूज आएंगे, पर मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी अगर आप इसे समझ लेते हो तो। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए प्रॉब्लम के, किसी नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।